प्रश्न है, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है क्योंकि नम हवा में इसका आंसर सी हो जाएगा, शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है। नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है क्योंकि नम हवा में शुष्क हवा की तुलना में घनत्व कम घनत्व होता है। तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, द्रव के बाद गैस में होगा। ध्वनि का वेग इस क्रम में घटते जाता है। हर्ट्ज, हर्ट्ज किसकी इकाई है? आवृत्ति का इकाई हर्ट्ज है। हर्ट्ज प्रति वर्ग मीटर तीव्रता की इकाई है। मीटर तरंगदैर्घ्य का इकाई है। मीटर तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई डेसिबल होता है। ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई डेसिबल डीबी होता है। श्रव्य ध्वनि की सुरक्षित सीमा 20 डेसिबल से 120 डेसिबल होता है। श्रव्य ध्वनि की सुरक्षित सीमा 20 डेसिबल से 120 डेसिबल होता है। पीपीएम प्रति मिलियन भाग एक इकाई है जिसका उपयोग किसी पदार्थ की बड़े घोल में बहुत कम सांद्रता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। डेसिबल क्या है? डेसिबल ध्वनि स्तर का पैमाना है। डेसिबल ध्वनि स्तर का एक पैमाना है जो दो लगातार संपीड़न के बीच या दो लगातार दुर्लभ अंशों के बीच की दूरी को ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कहते हैं। कई आवृत्तियां के मिश्रण वाले ध्वनि को ध्वनि तरंग का नोट कहा जाता है। टोन एकल आवृत्ति की एक ध्वनि होती है। आवासीय क्षेत्र में दिन के समय अनुमेय शोर स्तर कितना होना चाहिए? यह 55 डेसिबल होना चाहिए। दिन के समय आवासीय क्षेत्र में अनुमेय शोर स्तर 55 डेसिबल होता है। रात के समय में आवासीय क्षेत्र में अनुमेय शोर स्तर 45 डेसिबल। दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल होता है। औद्योगिक क्षेत्र में अनुमेय सीमा दिन के समय में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र में अनुमेय सीमा जो है दिन में 75 डेसिबल होती है और रात में 70 डेसिबल होती है। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति की सीमा कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति सीमा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग मानव कान को सुनाई नहीं देता है। डॉल्फिन और चमगादड़ जैसे जानवर जीवित रहने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग पर निर्भर करते हैं। चमगादड़ ऐसा आवाजें निकालता है जिसकी आवृत्ति अल्ट्रासोनिक होती है। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति रेंज में मानव कान ध्वनि के कंपन को संवेदनशील महसूस करता है? यह है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की रेंज में ध्वनि के कंपन की संवेदनशीलता महसूस करता है। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति का रेंज 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे मानव कान को सुनाई नहीं देता है। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? यह है दबाव का। ध्वनि का वेग दबाव पर निर्भर नहीं करता है। तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आर्द्रता में वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग बढ़ेगा। घनत्व में वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग घट जाएगा। घनत्व में जब वृद्धि करेंगे तो ध्वनि का वेग घटेगा। आर्द्रता में वृद्धि करेंगे तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। तापमान में वृद्धि करेंगे तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा। ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि किससे होकर नहीं गुजरती है? यह निर्वात में नहीं गुजरती है। ध्वनि वैक्यूम से होकर नहीं गुजरती है। ध्वनि एक भौतिक या यांत्रिक तरंग है, इसलिए ध्वनि तरंग के संचारण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? यह है स्टील में। स्टील में सबसे ज्यादा, उसके बाद पानी में, पानी से कम हवा में, हवा से कम वैक्यूम में ध्वनि की गति होती है। ठोस सबसे ज्यादा ठोस में सबसे ज्यादा ठोस में, ठोस से कम द्रव में, द्रव से भी कम गैस में गति होता है ध्वनि का। सघन पदार्थ में ध्वनि की गति कम होती है। सघन पदार्थ में ध्वनि का गति कम होता है। ध्वनि की गति माध्यम की लोच पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति तुलनात्मक रूप से अधिक होती है? किस माध्यम में ध्वनि का यह होगा? लोहे की छड़ में, शायद लोहे की छड़ में ज्यादा होता है। ध्वनि की गति विभिन्न माध्यम में, लोहे की छड़ में ज्यादा होगी, उसके बाद पानी में होगी, पानी से कम भाप में, भाप से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड में होगा। लोहे की छड़ में ध्वनि का गति जो है 5120 मीटर पर सेकेंड होता है। पानी में ध्वनि का गति जो है यह है 1480 मीटर पर सेकेंड है। भाप में 100 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि की गति है 477.5 मीटर पर सेकेंड है। CO2 51 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि का गति है 280 मीटर पर सेकेंड है। लोहा में ध्वनि का गति जो है यह है 5120 मीटर पर सेकेंड। पानी में 1480 मीटर पर सेकेंड और भाप में 477.5 मीटर पर सेकेंड और कार्बन डाइऑक्साइड में है 280 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? यह आवृत्ति पर। ध्वनि का पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति श्रोता द्वारा तय की जाती है, इसलिए यदि माध्यम बदलता है तो आवृत्ति नहीं बदलता है। माध्यम बदलने पर आवृत्ति नहीं बदलता है। तेज दोलन अधिक आवृत्ति देता है। अधिक आवृत्ति का अर्थ है उच्च पिच या तीखा ध्वनि। मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज की सीमा
में ध्वनि सुन सकता है। वायुमंडल में तापमान में परिवर्तन के साथ ध्वनि तरंग का कौन सा चरित्र बदलता है? यह है तरंगदैर्घ्य। वायुमंडल में तापमान में परिवर्तन के साथ ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य बदलती है। ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य मात्रा तापमान पर लंबी और निम्न ताप पर ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य उच्च तापमान पर लंबी होती है और निम्न तापमान पर छोटी होती है। अधिकतम विस्थापन के परिणाम को ध्वनि का आयाम कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता और कोमलता आयाम पर ही तय की जाती है। चमगादड़ या डॉल्फिन अपने शिकारी या अन्य बाधाओं का पता लगाने में किस परिघटना का उपयोग करते हैं? यह इको लोकेशन का प्रयोग करते हैं। चमगादड़ या डॉल्फिन द्वारा अपने शिकारी या अन्य बाधाओं को पता लगाने के लिए इको लोकेशन का उपयोग करते हैं। डॉल्फिन और चमगादड़ जैसे जानवर जीवित रहने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंग पर निर्भर करते हैं। चमगादड़ ऐसी आवाज निकालता है जिससे अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है। ध्वनि तरंग किस परिघटना को प्रदर्शित नहीं करता? यह है ध्रुवीकरण को परिवर्तित नहीं करता। ध्वनि तरंग ध्रुवीकरण की परिघटना को प्रदर्शित नहीं करता है। जब अलग अलग स्रोतों के दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगे एक ही समय में मौजूद होती है तो वे एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई ध्वनि उत्पन्न करती है। नई तरंग सभी अलग अलग तरंगों का योग होता है। तरंग परस्पर क्रिया को व्यक्तीकरण कहा जाता है। तरंगों की परस्पर क्रिया को व्यक्तीकरण कहा जाता है। वह क्षेत्र जहां ध्वनि अधिक तेज होती है संपोषी व्यक्तीकरण, और वह क्षेत्र जहां ध्वनि और भी शांत होती है विनाशी व्यक्तीकरण कहलाती है। विवर्तन किसी वस्तु के चारों ओर प्रकाश या ध्वनि तरंगों का झुकना और फैलना है। ध्वनि का विवर्तन तब होता है जब ध्वनि तरंगे किसी खुले दरवाजे के चारों ओर मुड़ती है और कमरे में प्रवेश करती है। अपवर्तन की तरंग की गति में परिवर्तन के कारण ध्वनि तरंग का झुकना होता है। अपवर्तन में ध्वनि तरंगे का मुड़ना या फैलना अपवर्तन कहलाता है। गैस में ध्वनि का वेग निर्भर करता है गैस का घनत्व और लोच पर। गैस में ध्वनि का वेग गैस के घनत्व और लोच पर निर्भर करता है। जितना अधिक लोचदार माध्यम होगा ध्वनि का गति उतना ही अधिक होगी। सघन पदार्थ में ध्वनि की गति कम होती है। सघन पदार्थ में ध्वनि का गति कम होता है। माध्यम के दबाव में परिवर्तन ध्वनि के वेग को प्रभावित नहीं करता है। जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो हम उसके स्रोत की पहचान कर सकते हैं। यह है ध्वनि में मौजूद आवृत्ति के कारण। जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो हम उसके स्रोत की पहचान ध्वनि में मौजूद ध्वनि की मूल आवृत्ति की उच्च आवृत्ति से कर सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता से ध्वनि की प्रबलता और कोमलता तय होती है। ध्वनि की तीव्रता से ध्वनि की प्रबलता और कोमलता तय होती है। ध्वनि अधिक तीव्र ध्वनि अधिक प्रबल प्रतीत होता है। श्रव्य ध्वनि की सुरक्षित सीमा 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज है, 20,000 तक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगे दूसरे से भिन्न है? यह है ध्वनि तरंगे दूसरे से भिन्न। प्रकाश तरंग, एक्सरे और रेडियो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है, जबकि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंग, भौतिक तरंग है। प्रकाश तरंग, एक्सरे और रेडियो तरंग अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है, जबकि ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग बिना किसी भौतिक माध्यम के चलती है, जबकि ध्वनि तरंग के संचारण के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक होती है। ध्वनि की प्रबलता इस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर? आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। अधिकतम विस्थापन के परिणाम को आयाम कहा जाता है। जब ध्वनि तरंग दूर जाती है तो आयाम कम हो जाता है, इसे अवमंदन कहा जाता है। पिच संवेदना निर्भर करती है। पिच संवेदना जो आवृत्ति पर निर्भर करती है। पिच संवेदना आवृत्ति तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति स्रोत द्वारा तय की जाती है, इसलिए यदि माध्यम बदलता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। तेज दोलन आवृत्ति तेज दोलन अधिक आवृत्ति देता है। बड़ी आवृत्ति का अर्थ है उच्च पिच या तीखा ध्वनि। मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की सीमा में ध्वनि सुन सकता है। यदि कोई ध्वनि वायु से जल में जाती है तो अपरिवर्तित रहने वाला मात्रा होता है आवृत्ति पर। यदि कोई ध्वनि वायु के जल में जाती है तो तरंग की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति ध्वनि द्वारा तय की जाती है, इसलिए यदि माध्यम बदलता है तो आवृत्ति नहीं बदलता है। तेज दोलन अधिक आवृत्ति देता है। बड़ी आवृत्ति का अर्थ है उच्च पिच वाला या तीखा ध्वनि। सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंग कौन सी होती है? यह है अल्ट्रासोनिक तरंग। सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे अल्ट्रासोनिक तरंग होती है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे मानव कान को सुनाई नहीं देता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग सोनोग्राफी और सोनार में किया जाता है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है
ध्वनि के परावर्तन से प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन से उत्पन्न होता है। ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि तब सुनाई देगी जब ध्वनि तरंग 0.1 सेकंड के अंतराल के बाद वापस आएगी। ध्वनि की अनुभूति हमारे कान में लगभग 0.1 सेकंड तक रहती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए पर्यवेक्षक और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होना चाहिए। सोनार किस सिद्धांत पर आधारित है? सोनार जो है यह प्रतिध्वनि पर आधारित है। सोनार प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है। सोनार ध्वनि तरंग अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग वस्तु को उसके प्रसार की दिशा में पता लगाने के लिए किया कर जाता है। जब ध्वनि तरंग का परावर्तन 0.1 सेकंड के अंतराल में वापस आता है तो प्रतिध्वनि उत्पन्न हो जाती है। प्रतिध्वनि बंद स्थान में कोई परावर्तक वस्तु के साथ होती है। कंपन कंपन करने वाले तार के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण का नाम है सोनोग्राफी। एक उपकरण है जिसका उपयोग कंपन करने वाले तार के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। हाइड्रो हाई हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रो आर्द्रता के लिए, और हाइड्रोमीटर जो है यह घनत्व मापने के लिए। डॉपलर का प्रभाव किसके लिए लागू होता है? डॉपलर का प्रभाव ध्वनि तरंग के लिए। डॉपलर का प्रभाव डॉपलर का प्रभाव ध्वनि तरंग के लिए लागू होता है। डॉपलर का प्रभाव यदि तरंग तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी बदलती रहती है तो श्रोता द्वारा सुनी गई अस्पष्ट आवृत्ति मूल आवृत्ति से भिन्न होती है। यदि श्रोता और पर्यवेक्षक करीब आ रहे हैं तो तो आवृत्ति बढ़ती जाएगी। यदि श्रोता और पर्यवेक्षक एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो आवृत्ति कम होती जाएगी। जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यह है सोनार का प्रयोग किया जाता है। जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार इकोलोकेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रडार एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विमान, जहाज, अंतरिक्ष यान, निर्देशन मिसाइल, मोटर वाहन, मौसम की जानकारी आदि पता लगाने के लिए, ट्रैक करने के लिए किया जाता है। रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। रडार में रेडियो तरंगे का उपयोग किया जाता है। क्वासर एक अत्यंत चमकदार सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक है। इसे अर्धचाणक्य वस्तु के रूप में जाना जाता है। पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें बहुत नियमित अंतराल पर विकिरण के स्पंदन होते हैं जो आमतौर पर मिलीसेकंड के सेकंड तक होते हैं। वायु में ध्वनि का वेग किसके किसके परिवर्तन से नहीं बदल सकता? यह है वायु के दाब से नहीं बदलता है। वायु में ध्वनि का वेग वायु के दाब में परिवर्तन से नहीं बदलता है, जबकि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। नम वायु में ध्वनि की गति बढ़ेगी। वायु के संचारण की दिशा में ध्वनि की गति बढ़ जाती है। हवा में ध्वनि का वेग यह होता है तापमान घटाने पर घट जाता है। हवा में ध्वनि का वेग तापमान घटाने पर घट जाता है। हवा में ध्वनि का वेग तापमान घटाने पर घटेगा। ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करेगा। तापमान बढ़ाने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा। आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि का वेग बढ़ेगा। घनत्व बढ़ाने पर ध्वनि का वेग घटेगा। घनत्व में ध्वनि का वेग घट जाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक ऐसा उपकरण है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसमीटर एक ऐसा उपकरण है जो एंटीना से निकलने वाली रेडियो तरंग उत्पन्न करता है। एम्पलीफायर एक ऐसा उपकरण है जो एम्पलीफायर उपकरण या सर्किट है जो एक बाहरी बिजली की आपूर्ति का उपयोग करके एक आउटपुट सिग्नल उत्पन्न करता है जो इसके इनपुट की एक बड़ी प्रतिकृति होता है। अधिकांश मानव कान के लिए सबसे कम श्रव्य ध्वनि कौन सी होती है? यह है 0.0002 मैक्रो बराबर होता है। अधिकांश मानव का कान के लिए सबसे कम श्रव्य ध्वनि जो है 0.0002 माइक्रो बार होता है। ध्वनि दाब बराबर डेसिबल होता है। 0 डेसिबल बराबर 20 माइक्रो पास्कल बराबर 20 पास्कल। 2 इंटू 10⁵ पास्कल। 2 इंटू 10⁻10 बार। 0.0002 माइक्रो वायर। 20 गुना 10⁻6 पास्कल। न्यूनतम स्तर की ध्वनि जिसे मनुष्य सुन सकता है नोट एक बार बराबर 105 पास्कल होता है। 10 डेसिबल बराबर 20 गुना 10⁻5 पास्कल हो जाएगा। 20 डेसिबल बराबर 20 गुना 10⁻4 पास्कल। 30 डेसिबल बराबर 20 गुना 10⁻3 पास्कल। 40 डेसिबल बराबर 20 गुना 10⁻2 पास्कल। 10 डेसिबल बराबर 20 गुना 10⁻7 पास्कल। 20 डेसिबल बराबर हो जाएगा
20 गुना 10 1200 है। बरसात के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी तक सुनी जाती है क्योंकि बरसात के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी तक सुनी जाती है क्योंकि नम हवा में ध्वनि तेजी से चलती है। तापमान में कमी के साथ हवा में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ध्वनि का वेग दबाव पर निर्भर नहीं करेगा। तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि का भी वेग बढ़ेगा। आर्द्रता में वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग बढ़ेगा। घनत्व में वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग कम हो जाएगा। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति आने और जाने वाले ट्रेनों की सीटी सुनता है। सीटी आवाज क्यों आता है? इसको आने जाने वाली ट्रेन का आवाज इसके कारण आता है। ट्रेन आने पर उच्च पिच होती है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति आने और जाने वाली ट्रेनों की सीटी सुनता है। डॉपलर प्रभाव, यदि तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी बदलती रहती है तो श्रोता द्वारा सुनी गई स्पष्ट आवृत्ति मूल आवृत्ति से भिन्न होती है। कौन सा शब्द ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है? यह शब्द है कैंडेला। हर्ट्ज, डेसिबल और मैक संबंधित है। कैंडेला ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का इकाई है। हर्ट्ज आवृत्ति का इकाई है। डेसिबल शोर की इकाई है। मैक संख्या वस्तु की गति बटा ध्वनि की गति है। यदि m बराबर 1 सोनिक, m से 1 सबसोनिक, m लेस देन 1 सुपरसोनिक, m लेस देन 5 हाइपरसोनिक। चांद पर एक बम फटता है। यदि पृथ्वी पर इसका ध्वनि बाद में सुनेंगे, यह हो जाएगा। आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। चांद पर एक बम फटता है। यदि यदि आप पृथ्वी और चांद के बीच वैक्यूम स्पेस के कारण विस्फोट को नहीं सुन सकते हैं। ध्वनि वैक्यूम में यात्रा नहीं करती है। किसी संगीत नोट को गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है। यह निर्भर करता है मौजूद हार्मोनिक्स पर निर्भर करता है। किसी संगीत नोट की गुणवत्ता मौजूद हार्मोनिक्स पर निर्भर करता है। हार्मोनिक्स एक ध्वनि तरंग होती है। इसकी आवृत्ति मूल स्वर के पूर्णांक गुणांक के बराबर होती है। ट्यूब पर उत्पन्न होने वाले सबसे कम आवृत्ति वाले ध्वनि मूल स्वर आवृत्ति होते हैं। हाइड्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो डैश में परिवर्तित दिखता है। यह है पानी के नीचे ध्वनि में परिवर्तित होता है। हाइड्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो पानी के नीचे ध्वनि में परिवर्तन को दिखाता है। हाइग्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग तरल का घनत्व को मापने के लिए हाइड्रो और क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रो। अल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग भूमि की ऊंचाई को मापने के लिए करता है। अल्टीमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता की सही इकाई होता है वाट प्रति वर्ग मीटर। ध्वनि का तीव्रता का सही मात्रक वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। ऊर्जा का सही मात्रक जूल प्रति वर्ग मीटर होता है। दबाव का सही मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक टेस्ला होता है। ध्वनि की तीव्रता का सही मात्रक वाट प्रति वर्ग मीटर। ऊर्जा घनत्व का सही मात्रक जूल प्रति वर्ग मीटर। दबाव का सही मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक है। महिलाओं की आवाज तीखी होती है क्योंकि उच्च आवृत्ति निकलता है। महिलाओं की आवाज तीखी होती है क्योंकि उनकी आवृत्तियां अधिक होती है। ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति स्रोत द्वारा तय की जाती है। यदि माध्यम बदलता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। तेज दोलन अधिक आवृत्ति देता है। अधिक आवृत्ति का अर्थ है उच्च पिच या तीखा ध्वनि। मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की रेंज में ध्वनि सुन सकता है। यदि मैक संख्या 1 है तो किसी वस्तु की गति के बराबर प्रकाश की गति हो जाएगी। यदि मैक संख्या 1 है तो किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति के बराबर हो जाएगी। मैक संख्या बराबर वस्तु की गति या ध्वनि की गति होती है। जैसे m इक्वल टू 1 सोनिक हो गया। m लेस देन 1, m ग्रेटर देन 1 सबसोनिक, m लेस देन 1 सुपरसोनिक, m लेस देन 5 हाइपरसोनिक हो जाएगा। आवृत्ति का इकाई हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। वाट शक्ति की इकाई है। डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई है। न्यूटन बल का इकाई है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को ध्वनि को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को इंफ्रासोनिक ध्वनि अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को इंफ्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। और अल्ट्रा बोलेंगे तो 20 के हर्ट्ज से अधिक वाला हो जाएगा और 20 हर्ट्ज से कम वाला हो जाएगा इंफ्रासोनिक।
प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितना मीटर होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। 17 मीटर प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। प्रतिध्वनि तब सुनाई देगी जब ध्वनि तरंग 0.1 सेकंड के अंतराल में वापस आएगी। ध्वनि की अनुभूति हमारे कान में लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए पर्यवेक्षक और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की पिच निर्धारित करता है? यह है आवृत्ति। ध्वनि की पिच आवृत्ति ध्वनि की पिच निर्धारित करता है। ध्वनि का पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति स्रोत द्वारा तय की जाती है, इसलिए यदि माध्यम बदलता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। तेज दोलन अधिक आवृत्ति देता है। अधिक आवृत्ति का अर्थ है उच्च पिच या तीखा ध्वनि। मानव कान 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज की सीमा में नहीं सुन सकता है। मानव का जो कान है 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज की सीमा में सुन सकता है। मनुष्य द्वारा ध्वनि की सामान्य और अधिकतम सहन कितना है? यह है 60 डेसिबल से 80 डेसिबल। मनुष्य द्वारा ध्वनि का सामान्य सामान्य सहन सहन सीमा 60 डेसिबल है और अधिकतम सहन सीमा 80 डेसिबल है। मनुष्य द्वारा ध्वनि का सामान्य और अधिकतम सहन सीमा 60 डेसिबल और 80 डेसिबल है। दिन के समय आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य शोर स्तर 55 डेसिबल है और रात के समय आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य शोर स्तर 45 डेसिबल है। औद्योगिक क्षेत्र में स्वीकार्य सीमा दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय 70 डेसिबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। निम्नलिखित में से कौन सा मूल बल है? यह कौन सा मूल बल है? उपरोक्त सभी है। गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, परमाणु बल। हमारी प्रकृति में 4 मूल बल मौजूद हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, कमजोर विद्युत बल और मजबूत परमाणु बल। मजबूत परमाणु बल की ताकत से कम कमजोर परमाणु बल की होती है, उससे कम ताकत होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होती है, उससे भी कम गुरुत्वाकर्षण बल की होती है। गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण विकसित होता है? यह द्रव्यमान के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण विकसित होता है। द्रव्यमान जड़त्व प्रभाव दिखाने वाली सामग्री की अंतर्निहित विशेषता होती है। गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल मूलभूत क्षेत्र बल है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल द्रव्यमान के बीच कार्य करता है। सभी ग्रह दीर्घवृत्त की एक नाभि पर सूर्य के साथ अंडाकार कक्षा में घूमते हैं। यह नियम है केपलर का पहला नियम है। सभी ग्रह दीर्घवृत्त की एक नाभि पर सूर्य के साथ अंडाकार कक्षा में घूमते हैं। इसे केपलर का पहला नियम कहते हैं। केपलर के पहले नियम को कक्षा के नियम के रूप में जाना जाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह का क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है। केपलर का दूसरा नियम है सूर्य के चारों ओर ग्रह का क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है। यह केपलर का दूसरा नियम है। समय का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के घनत्व का समानुपाती होता है। केपलर का तीसरा नियम है। दोनों द्रव्यों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। केपलर का दूसरा नियम, जिसे इस नाम से भी जाना जाता है, केपलर का दूसरा नियम जिसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रहों के क्षेत्र का नियम। केपलर का दूसरा नियम ग्रह के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। केपलर का दूसरा ग्रहों का क्षेत्र का नियम भी कहा जाता है। केपलर का दूसरा नियम कहता है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह का क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है। केपलर का पहला नियम कक्षा का नियम कहलाता है। केपलर का तीसरा नियम आवर्त या समावयवी का नियम भी कहा जाता है। केपलर का तीसरा नियम को आवर्त या समावधि का नियम कहा जाता है। केपलर का दूसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? यह है रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। कोणीय संवेग संरक्षण पर है। केपलर का दूसरा नियम कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। केपलर का दूसरा नियम कोणीय संवेग के सिद्धांत पर आधारित होता है। कोणीय संवेग घूर्णनशील पिंड की विशेषता है। जब कोणीय बल या टॉर्क अनुपस्थित होता है तो घूर्णनशील पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित की जा सकती है। रेखीय संवेग संरक्षण पिंड की विशेषता है। जब पिंड पर कार्य करने वाला बल अनुपस्थित होता है तो पिंड का संवेग संरक्षित रहता है। पृथ्वी की रेखीय वेग अधिकतम हो जाती है। यह है सर्दियों में पृथ्वी की गति रेखीय वेग अधिकतम हो जाती है। केपलर के दूसरे नियम के अनुसार पृथ्वी का कोणीय संवेग स्थिर रहता है, v समानुपाती 1/r। केपलर का तीसरा नियम, जिसे इस नाम से जाना जाता है, केपलर का तीसरा नियम को आवर्त या समावधि का नियम कहते हैं।
केपलर का तीसरा नियम, जिसे समय का नियम भी कहा जाता है, केपलर का तीसरा नियम समय का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के घन के समानुपाती होता है। केपलर का पहला नियम, जिसे ग्रह की कक्षा का नियम कहते हैं, दूसरा नियम को ग्रह के क्षेत्र का नियम कहते हैं, और तीसरा नियम को समय का नियम कहते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण F समानुपाती m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, यदि द्रव्यमान m1 तथा m2 वाले दो पिंड के बीच की दूरी r है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F अर्थात F समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती m1 m2 बाय r स्क्वायर होगा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान कितना होता है? यह होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। हेनरी कैंडविनिस द्वारा गणना की गई सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान है। ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घट जाता है। ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घटता है। ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घटता है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका वेग बदल जाता है और वेग में यह परिवर्तन वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान आधा हो जाता है? यह है 0.41 r। r बराबर पृथ्वी की त्रिज्या है। ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान gh बराबर gme बटा r प्लस h स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात h बराबर 0.0-41 r हो जाएगा। गहराई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घटता है। गहराई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घट जाता है। गहराई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घटता है जब कोई वस्तु किसी निश्चित ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका वेग बदल जाता है और वेग में यह परिवर्तन वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कथन है ध्रुवीय गुरुत्वीय त्वरण से कम होता है भूमध्य रेखित गुरुत्वीय त्वरण। ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण से अधिक होता है। ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण से अधिक होता है ध्रुव पे, क्योंकि ध्रुव पर पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है, अर्थात छोटी g बराबर बड़ी g m बटा r स्क्वायर g व्युत्क्रमानुपाती 1 बटा r स्क्वायर। यदि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना बढ़ जाता है तो क्या होगा? भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना बढ़ जाए तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कम हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण पृथ्वी की कोणीय गति पर निर्भर करता है। यदि पृथ्वी की कोणीय गति बढ़ जाती है तो केंद्रापसारक बल बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम हो जाता है। यदि पृथ्वी का कोणीय गति कम हो जाए तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बढ़ जाएगा और ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण भी वही रहेगा। यदि पृथ्वी की कोणीय गति कम हो जाए तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बढ़ जाएगा, जबकि ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण वही रहेगा। जब पृथ्वी का कोणीय गति कम हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण के मान के परिणाम स्वरूप केंद्रापसारक बल पर मान कम हो जाता है। ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर केंद्रापसारक बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कोई कार भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है तो कार का भार क्या हो जाएगा? यह घटेगा। यदि कोई कार भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है तो कार का भार कम हो जाएगा, क्योंकि कार पर कार्य करने वाला केंद्रापसारक बल बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी की कोणीय गति बढ़ा दी जाए तो ध्रुव पर पिंड की भार क्या हो जाएगी? ध्रुव पर पिंड की भार वही रहेगा। यदि पृथ्वी की कोणीय गति बढ़ा दी जाए तो ध्रुव पर पिंड का भार वही रहेगा, क्योंकि ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण
पर पृथ्वी का कोणीय गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि पृथ्वी की कोणीय गति कम हो जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार यह हो जाएगा बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी का कोणीय गति कम हो जाती है तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार बढ़ जाता है। जब पृथ्वी की कोणीय गति कम हो जाती है तो केंद्र केंद्र प्रसारक बल का मान कम हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पिंड का भार बढ़ जाएगा। वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, यह होती है -G m/m होती है, जहाँ बड़ी जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, बड़ी एम पृथ्वी का द्रव्यमान, छोटी एम वस्तु का द्रव्यमान है। गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा बराबर होता है -G m/m होता है। यदि द्रव्यमान m की किसी वस्तु को अनंत से किसी बिंदु पर लाया जाता है तो उस वस्तु में ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। यह उस वस्तु की संभावित ऊर्जा होती है। संभावित ऊर्जा बराबर माइनस बड़ी जी बड़ी m/m/r होता है। दो बिंदुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित इस पर निर्भर करता है। यह निर्भर करता है पिंड का द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, बिंदुओं के बीच की दूरी पर। दो बिंदुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन पिंड के द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और बिंदुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। पलायन वेग क्या होता है? ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए किसी वस्तु द्वारा आवश्यक न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग किसी वस्तु द्वारा ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। विभिन्न ग्रह के लिए पलायन वेग अलग अलग होती है। जिस वेग से एक पिंड दूसरे पिंड के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे कक्षीय वेग कहते हैं। पलायन वेग इसमें हो जाएगा √2gm/r हो जाएगा। जी हो जाएगा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, m ग्रह का द्रव्यमान और r ग्रह की त्रिज्या हो जाएगी। पलायन वेग किसी वस्तु द्वारा ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग होता है। पलायन वेग बराबर √2gm/r बराबर √2gr हो जाएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड और पृथ्वी के लिए पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत है, सभी सही है। पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। विभिन्न ग्रहों के लिए पलायन वेग अलग अलग होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। किसी वस्तु द्वारा ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को उस ग्रह का पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग होता है √2gr होता है। पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। पलायन वेग अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। जिस वेग से एक पिंड दूसरे पिंड के चारों ओर घूमता है उसे क्या कहते हैं? उसे कक्षीय वेग कहते हैं। जिस वेग से एक पिंड दूसरे पिंड के चारों ओर घूमता है उसे कक्षीय वेग कहते हैं। किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए किसी वस्तु द्वारा आवश्यक न्यूनतम वेग को उस ग्रह का पलायन वेग कहते हैं। कक्षीय वेग होता है √gm/r+h होता है, या √gr हो जाता है। विभिन्न ग्रहों के लिए कक्षीय वेग अलग अलग होती है। कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह एक वस्तु है जो एक बड़ी वस्तु के चारों ओर घूमती है। उपग्रह एक वस्तु है जो वस्तु के चारों ओर घूमती है। उपग्रह के गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है लेकिन केंद्रापसारक त्वरण के कारण महसूस नहीं होता है। पृथ्वी के सबसे तेज उपग्रह की गति 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। पृथ्वी के सबसे तेज उपग्रह की गति 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। उपग्रह की गति 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक संभव नहीं है। उपग्रह के अंदर की वस्तु भारहीनता क्यों महसूस करती है? क्योंकि वस्तु पर कार्य करने वाला अपकेंद्राकारक बल वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। उपग्रह के अंदर की वस्तु भारहीनता महसूस करती है क्योंकि वस्तु पर कार्य करने वाला केंद्रापसारक बल वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के वहां बराबर होता है। उपग्रह की गति होती है √gm/r+h होता है। पृथ्वी के सबसे तेज उपग्रह की गति 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। उपग्रह में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है लेकिन महसूस नहीं होता है क्योंकि केंद्रापसारक बल के कारण महसूस नहीं होता है। उपग्रह में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है लेकिन उपग्रह पर कार्य करने वाले केंद्रापसारक बल के कारण महसूस नहीं होता है। केंद्रापसारक बल उपग्रह पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभाव को रद्द कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उपग्रह या उपग्रह के अंदर का पिंड भारहीन महसूस करता है। भूस्थिर उपग्रह का
स्थान क्या है? यह है विषुवतीय तल में होता है। भूस्थिर उपग्रह का स्थान विषुवतीय तल में होता है। भूस्थिर उपग्रह का स्थान विषुवतीय तल में है। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह में स्थिर दिखाई देता है। एक चक्कर पूरा करने में इसे 24 घंटे लगते हैं। भूस्थिर उपग्रह के घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। भूस्थिर उपग्रह के घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। यदि दो पिंड एक ही गति से लेकर भिन्न भिन्न दिशा में एक टावर से फेंके जाते हैं तो वे जमीन से टकराते हैं अलग अलग समय पर। यदि दो पिंड एक ही गति से लेकिन भिन्न भिन्न दिशा में एक टावर से फेंके जाते हैं तो वे एक ही गति से जमीन से टकराते हैं लेकिन एक ही समय नहीं। यदि दो पिंड एक टावर से अलग अलग गति से क्षैतिज रूप में फेंके जाते हैं तो क्या होगा? यह पिंड एक ही समय पर अलग अलग गति से जमीन पर पहुंचेंगे। यदि दो पिंड एक टावर से अलग अलग गति से क्षैतिज रूप में फेंके जाते हैं तो वे एक ही समय पर अलग अलग गति से जमीन में टकराएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कार्य शक्ति ऊर्जा और गति। भोजन भोजन में ऊर्जा किस रूप में मापा जाता है? यह है कैलोरी के रूप में। भोजन में ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। जूल ऊर्जा का कार्य की SI इकाई है। जूल ऊर्जा और कार्य का SI इकाई जूल होता है। केल्विन तापमान का SI मात्रक होता है। सेल्सियस तापमान की एक व्यावहारिक इकाई है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। ऊष्मा ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। ऊष्मा ऊर्जा की SI मात्रक जूल होता है। न्यूटन बल की इकाई होती है। कैलोरी ऊर्जा की इकाई होती है। केल्विन तापमान की इकाई होती है। जब कोई मशीन चलती है तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। यह ऊष्मा किसके कारण उत्पन्न होती है? यह होती है घर्षण के कारण। जब मशीन चलती है तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बर्बाद होती है। यह ऊष्मा घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। घर्षण एक प्रतिक्रियात्मक बल होता है। घर्षण के कारण किया गया कार्य हमेशा नेगेटिव होता है। घर्षण बल एक गैर संरक्षी बल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इसमें? घर्षण किया गया कार्य पॉजिटिव गलत नेगेटिव होता है। मतलब अनुभव घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है क्योंकि घर्षण बल और विस्थापन दोनों ही दिशा में विपरीत होते हैं। एक अर्ग बराबर कितना होता है? 10⁻⁷ जूल होता है। ERG CGS प्रणाली में ऊर्जा का इकाई है। अर्ग जो है CGS प्रणाली में ऊर्जा का और कार्य का इकाई है। एक अर्ग बराबर 10⁻⁷ जूल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इसमें? कार्य एक अदिश राशि है। इसमें केवल परिणाम होता है। कार्य का कोई इकाई नहीं है लेकिन इसका चिन्ह होता है। कार्य किया गया बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन बराबर F इंटू डी कोस थीटा, जहाँ थीटा लगाए गए बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल देता है। यह क्षेत्रफल किया गया कार्य को दिखाता है। किया गया कार्य एक अदिश राशि है। इसमें केवल परिणाम होता है। कार्य की कोई दिशा नहीं होती है लेकिन इसका चिन्ह होता है। किया गया कार्य बल गुना बल की दिशा में विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य होता है। त्वरित कार्य किसका उदाहरण है? त्वरित कार्य जो है यह उदाहरण है धनात्मक कार्य का। त्वरित कार्य एक दिए गए धनात्मक कार्य का उदाहरण है। वाहन के त्वरण के दौरान वाहन पर लगाए गए बल की दिशा और गति की दिशा समान रहती है अर्थात लगाया गया बल और विस्थापन के बीच का कोण तीव्र होगा, इसलिए किया गया कार्य पॉजिटिव होता है। कार्य किया गया एफ डी कोस थीटा होता है। घर्षण बल किसका उदाहरण है? घर्षण बल यह है असंरक्षी बल का उदाहरण है। घर्षण बल असंरक्षी बल का उदाहरण है। संरक्षी बल वह बल होता है जिसका कार्य केवल वस्तु के अंतिम विस्थापन द्वारा निर्धारित होता है। यह पथ से स्वतंत्र होता है। गुरुत्वाकर्षण बल और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल संरक्षी बल के उदाहरण होते हैं। असंरक्षी बल वह बल होता है जिसका कार्य वस्तु द्वारा किए गए पथ द्वारा निर्धारित होता है। यह पथ पर निर्भर करता है। घर्षण बल वायु प्रतिरोध असंरक्षी बल के उदाहरण है। घर्षण बल वायु प्रतिरोध असंरक्षी बल के उदाहरण है। कार्य का SI मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। कार्य का SI मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है या न्यूटन मीटर पर सेकंड या जूल पर सेकंड होता है। शक्ति का SI मात्रक 1 वाट की शक्ति होती है। 1 वाट की शक्ति है एक मशीन जो हर सेकंड 1 जूल काम कर रही है, उसे 1 वाट शक्ति कहेंगे। 1 वाट उस मशीन की शक्ति है जो 1 वाट उस मशीन की शक्ति है जो हर सेकंड में 1 जूल काम कर सकती है। शक्ति प्रति इकाई समय में किया गया कार्य
शक्ति कहलाता है। यह अदिश राशि होता है। शक्ति की इकाई वाट या जूल पर सेकंड होता है। बल और वेग का गुणन परिणाम देता है। यह क्या देता है? परिणाम शक्ति को देता है। बल और वेग का गुणन परिणाम शक्ति देता है। शक्ति प्रति इकाई समय में किया गया कार्य होता है। यह अदिश राशि होता है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, शक्ति बराबर बल गुना वेग होता है। शक्ति की इकाई वाट या जूल पर सेकंड या न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है। 1492 वाट बराबर कितना हो जाएगा? यह 2 एचपी हो जाएगा। 2 एचपी बराबर 1492 वाट हो जाएगा, क्योंकि अश्व शक्ति एचपी जेम्स वाट द्वारा शुरू किया गया एक शक्ति की इकाई है। 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। किलो के डब्ल्यू एच किसकी इकाई है? यह है ऊर्जा और कार्य की इकाई है। के डब्ल्यू एच ऊर्जा और कार्य की इकाई है। 1 के डब्ल्यू एच बराबर 1 किलो वाट घंटा होता है, बराबर जिसमें 1000 वाट विद्युत उपकरण द्वारा 1 घंटे में खपत की गई ऊर्जा होती है। 3.6 मीटर पर जूल होता है, 1 यूनिट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन कथन सही नहीं है? वस्तु की गति के कारण गतिज ऊर्जा, फॉर्मूला होता है के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन mgh होता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन mgh होता है। यदि गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv स्क्वायर और स्थितिज ऊर्जा होता है mgh। यदि किसी पिंड पर कार्य किया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? यह बढ़ जाती है। यदि किसी पिंड पर कार्य किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पिंड ऊपर उठ जाता है तो पिंड पर किया गया कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। पिंड ऊपर उठाया जाता है तो पिंड पर किया गया कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा भी बढ़ जाती है। पिंड नीचे की ओर जाता है तो पिंड द्वारा कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। नीचे जाने पर कम होगा, ऊपर जाने पर बढ़ जाता है। टक्कर के दौरान क्या होता है? टक्कर के दौरान संवेग संरक्षित रहते हैं। टक्कर एक ऐसी घटना है जिसमें दो पिंड एक दूसरे से टकरा जाते हैं और बहुत कम समय के अंतराल पर बड़ा बदलाव लाते हैं। टक्कर के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष टक्कर और अप्रत्यक्ष टक्कर। गतिज ऊर्जा केवल अप्रत्यक्ष टक्कर के दौरान संरक्षित रहती है। नेक्स्ट, गति। पत्थर मारने पर व्यक्ति को चोट लगती है, क्यों लगती है? प्रतिक्रिया के कारण। प्रतिक्रिया। पत्थर मारने पर व्यक्ति को चोट प्रतिक्रिया के कारण लगती है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जड़त्व किसी वस्तु को एक अंतर्निहित मूल विशेषता है जो उस विशेषता के कारण एक गति की स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं है। समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। संवेग गतिमान पिंड की एक विशेषता है। दूध को मथने पर उसमें से मलाई अलग हो जाती है, यह किस कारण होता है? यह है केंद्रापसारण बल के कारण होता है। दूध के मथने पर उसमें से मलाई अलग हो जाती है, ऐसा केंद्रापसारण बल के कारण होता है। केंद्रापसारण बल एक छद्म बल है जो हमेशा केंद्र से दूर भागते हुए घूमते हुए पिंड पर कार्य करता है। क्रीम सेपरेटर और वॉशिंग मशीन केंद्रापसारी बल के सिद्धांत पर काम करते हैं। सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहिए की गति किसके उदाहरण है? यह है स्थानांतरित और घूर्णन गति के कारण है। सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहिए की गति स्थानांतरित और घूर्णन गति का उदाहरण है। रोलिंग गति में पिंड का द्रव्यमान सीधा रेखा में चलता है, जबकि पहिया के सभी कण एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमते हैं। एक गोली एक क्षैतिज घर्षण रहित मेज पर रखे ठोस ब्लॉक से टकराती है और उसमें धंस जाती है तो इस प्रक्रिया से कौन सी मात्रा संरक्षित रहती है? इसमें केवल संवेग संरक्षित रहती है। एक गोली एक क्षैतिज घर्षण रहित मेज पर रखे ठोस ब्लॉक से टकराती है तो उसमें धंस जाती है तो इस प्रक्रिया में वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। जब वस्तु पर लागू बाहरी बल अनुपस्थित होता है तो सिस्टम का संवेग संरक्षित रहेगा। न्यूटन के तीसरा नियम पर आधारित होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार क्या होता है? यह होता है शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार शून्य होता है। भार एक बल है जो वस्तु द्वारा अनुभव किया जाता है और संपर्क में सतह पर लगाया जाता है। वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर निर्भर करता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान शून्य होता है, इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार भी शून्य होता है। यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो वह 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा करने के लिए उसका औसत वेग क्या होगी? उसका औसत वेग शून्य होगा। यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो वह 1 सेकंड में चक्कर पूरा करने पर पिंड का औसत वेग शून्य होगा। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय होता है। वृत्ताकार गति में 1, 2, 3 से लेकर n पूर्ण चक्कर में पिंड द्वारा तय की गई विस्थापन शून्य होगा।
न्यूटन के पहले नियम को किस नियम से जानते हैं? इसको हम लोग जड़त्व के नियम से जानते हैं। न्यूटन का गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। गैलीलियो पहले वैज्ञानिक था जिसने गति की अवधारणा और जड़त्व का नियम का खोज किया था। न्यूटन का पहला नियम बल की परिभाषा पता चलता है। न्यूटन का दूसरा नियम से बल की परिमाण पता चलता है। न्यूटन का पहला नियम से बल की परिभाषा मिलती है, दूसरे से बल की परिमाप पता चलता है। यदि कोई वस्तु पूरी तरह से घूर्णन गति में चलती है तो शरीर का प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में घूमता है जिसका केंद्र और रेखा पर स्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे घूर्णन की दूरी कहते हैं। यदि कोई वस्तु पूर्णतः घूर्णी गति से चलती है तो शरीर का प्रत्येक कण एक वृत्त में घूमता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थिर होता है, जिसे घूर्णन अक्ष कहते हैं। घूर्णी गति में प्रत्येक कण सामान्य समय में समान कोणीय दूरी पर पूरी करता है। जब कोई बस अचानक चलने लगती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। यह घटना किसका उदाहरण है? यह घटना विराम जड़त्व का उदाहरण है। जब कोई बस अचानक चलने लगती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। यह घटना विराम जड़त्व का उदाहरण है। जड़त्व किसी पदार्थ की मूल अंतर्निहित विशेषता है और इस विशेषता के कारण वह गति की स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होता है। जब कोई बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर गिरने लगते हैं। यह घटना गति के जड़त्व का उदाहरण है। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने वाली वर्षा की बूंद दिशा के जड़त्व के कारण अपनी गति की दिशा में बदल जाती है। घर्षण के निम्न में से किसके कारण किसके द्वारा काम किया जा सकता है? घर्षण में यह काम जो होता है, सभी विकल्प सही है। सतह को चमकाना, स्नेह का उपयोग, संपर्क बल का काम करना। सतह को चमकाने, स्नेह का उपयोग करके संपर्क के क्षेत्र को कम करके घर्षण को कम किया जा सकता है। घर्षण एक प्रतिक्रिया बल होता है। घर्षण हमेशा दो सतह के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करती है। घर्षण बल संपर्क के सतह पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदलने के लिए कौन सा स्थिर बल जिम्मेदार होता है? यह है घर्षण बल। किसी घर्षण बल घर्षण बल किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदलने के लिए जिम्मेदार होता है। यदि कोई पिंड किसी सतह का फिसलता है तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण का इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिक्रियात्मक बल होता है। घर्षण बल संपर्क के सतह पर निर्भर करती है। केंद्र प्रसारक बल वृत्तीय गति के लिए जिम्मेदार होता है। केंद्र प्रसारक बल वह छद्म बल है जो घूर्णन के केंद्र से दूर कार्य करता है। जड़त्व एक ऐसा पदार्थ है जो अंतर्निहित विशेषता है। इस विशेषता के कारण यह गति की स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं है। द्रव द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? इसे ड्रैग कहते हैं। द्रव द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं, ड्रैग। द्रव के माध्यम से चलते समय वस्तु पर द्रव घर्षण कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा दो सतह के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। रेलवे ट्रैक वर्क पर बनाए जाते हैं। रेलवे ट्रैक वक्र क्यों बनाए जाते हैं? टेढ़ा मेढ़ा। रेलवे ट्रैक जो है वक्र बनाए जाते हैं क्योंकि रेल के भार में क्षैतिज घटक के आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। रेल की पटरियां वक्र पर झुकी होती है क्योंकि रेल के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। सड़क के झुकने से अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव बढ़ता है और प्रतिकर्षी बल का अभाव घटता है। वृत्ताकार गति में अभिकेंद्रीय बल बराबर केंद्रापसारक बल होता है। स्थिर गति वाली वस्तु त्वरित नहीं होती है। यदि कोई पिंड एक समान गति से गति कर रहा है तो पिंड द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान होती है। दूरी समय ग्राफ का ढलान गति देता है। यदि वस्तु असमान गति से घूम रहा है तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समान समय अंतराल में असमान होती है। फायर करने के बाद तोप क्यों पीछे हटती है? यह हटती है न्यूटन के तीसरे नियम के कारण सिद्धांत के अनुसार फायर करने के बाद तोप पीछे हटने लगती है। न्यूटन गति के तीसरे नियम को कहा गया कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही शरीर पर लागू नहीं हो सकती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे को रद्द नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग निकाय पर निर्भर करते हैं। एक समान त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में एक व्यक्ति का स्पष्ट वजन कैसा होगा? स्पष्ट वजन जब व्यक्ति स्थिर हो तो वजन कम रहेगा। एक समान त्वरण के साथ नीचे जा रहे लिफ्ट में एक व्यक्ति का स्पष्ट वजन उस व्यक्ति के स्थिर होने पर वजन कम होगा। एक समान त्वरण के साथ ऊपर जा रहे लिफ्ट में एक व्यक्ति का स्पष्ट वजन उस व्यक्ति के स्थिर होने पर वजन से अधिक होगा। ऊपर जाने पर ज्यादा होता है, बढ़ता नीचे जाने पर घटता है। गति जो हमेशा के लिए नियत अंतराल के बाद खुद को दोहराती है, यह गति है।
आवधिक गति कहलाती है। जब गति जो समय के नियमित अंतराल के बाद खुद को दोहराती है उसे आवधिक गति कहते हैं। गति जिसमें प्रत्यायनन बल पिंड से अपनी मध्यम स्थिति से विस्थापित के समानुपाती होता है। जब कोई पिंड अपनी माध्यम अवस्था के इर्द गिर्द आगे पीछे घूमता है तो उसे कंपन गति कहते हैं। अवमंदित दोलन एक प्रकार का दोलन है जिसमें गति का कोई प्रतिरोध नहीं होता है। अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखर और एक क्रमागत गर्त के बीच की दूरी कहलाती है, यह तरंगदैर्घ्य का आधा होती है। अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखर और एक क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य का आधा कहते हैं। किसी किसी भी दिशा में किसी भी दिशा में माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन विस्थापन को आयाम आयाम कहते हैं। दो क्रमागत शिखर या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अवचलित वस्तुओं से के स्थिर रहने या समान वेग से चलते रहने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जड़त्व कहते हैं। अवचालित वस्तुओं के स्थिर रहने पर समान वेग से चलते रहने की आवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के बारे में बताता है। वैज्ञानिक गैलीलियो द्वारा जड़त्व के सिद्धांत की व्याख्या की गई थी। पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी का। पार्सेक दूरी का इकाई है। पार्सेक पैरालैक्टिक सेकेंड एक वह दूरी है जिस पर एक AU के बराबर चाप एक का कोण बनाता है। एक पार्सेक बराबर 9.5 इंटू 10 पावर 15 मीटर होता है या 9.5 इंटू 10 पावर 12 किलोमीटर होता है। एक पार्सेक में कितने किलोमीटर होते हैं? 9.5 इंटू 10 पावर 12 किलोमीटर। एक पार्सेक में मीटर होते हैं 9.5 इंटू 10 पावर 15 मीटर होते हैं। पार्सेक पार्सेक से छोटा प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष से छोटा होता है AU। 1 नैनोमीटर में बराबर होते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर कितने होते हैं मीटर? यह होते हैं 10 पावर -9 मीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर में 10 पावर -9 मीटर के बराबर होते हैं। 1 माइक्रोमीटर में 10 पावर -6 मीटर होते हैं। 1 एंगस्ट्रम में 10 पावर -10 मीटर के बराबर होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है यह मूल स्थिति, भौतिक स्थिति और अदिश राशि होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान वस्तु का मौलिक अदिश भौतिक राशि है। भौतिक राशि वह पदार्थ है विकिरण का गुण है जिसे मापा जा सकता है। मौलिक राशि भौतिक राशि जिसे अन्य मौलिक राशियों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अदिश राशि केवल परिणाम वाली भौतिक राशि को अदिश राशि कहते हैं। निम्नलिखित का मिलान करना है। आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज होता है। बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने की इकाई होती है, यह फर्मी होता है। परमाणु नाभिक की त्रिज्या को व्यक्त करने की इकाई फर्मी होती है। एक फर्मी बराबर 10 पावर -15 मीटर होता है। एक फर्मी में 10 पावर -15 मीटर होता है। एक माइक्रो में 10 पावर -6 मीटर होता है। एक नैनो में -10 पावर -9 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम में 10 पावर -10 मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? गतिज सदिश राशि नहीं है। विस्थापन संवेग टॉर्क सदिश राशि है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। संवेग सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। टॉर्क बल गुना लंबवत दूरी टॉर्क एक सदिश राशि है। गति एक अदिश राशि होता है। निम्नलिखित में से कौन अदिश सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि इसमें कौन सा नहीं है? विद्युत धारा ये जो है सदिश राशि नहीं, अदिश राशि है। त्वरण बल और वेग सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। वेग एक सदिश राशि है। वेग सदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म गलत है? इसमें युग्म जो गलत है यह है 1 और 2। 1 और 3 गलत है। इसमें 1 और 3 में पार्श्विक दूरी का मात्रक यह युग्म गलत है, जबकि पार्श्विक गलत है। और तीसरा जो है प्रकाश वर्ष समय का यह गलत है। पार्श्विक दूरी का इकाई है। पार्श्विक दूरी का इकाई है, सही होता नहीं है। पार्श्विक दूरी का इकाई है। बैरल आयतन की इकाई है। बैरल आयतन की इकाई है। द्रव्य मापा जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। बल की इकाई क्या होता है? बल की इकाई न्यूटन होता है। बल का इकाई न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, न्यूटन होता है। निम्नलिखित में से मिलान करना है तो ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। दूरी की इकाई को समुद्री मील कहते हैं। तापमान की इकाई को सेल्सियस कहते हैं। शक्ति की इकाई को अश्वशक्ति कहते हैं। शाही प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई क्या होती थी? पाउंड। इंपीरियल सिस्टम जिसे ब्रिटिश सिस्टम या FPS सिस्टम कहते हैं के नाम से जाना जाता है, इस सिस्टम में द्रव्यमान, लंबाई और समय की इकाई क्रमशः पाउंड, फुट और सेकंड होती है। भौतिक में कितने मूल मात्रक का उपयोग किया गया है? यह 7 मूल मात्रक का। भौतिक में उपयोग किए जाने वाले 7 मूल मात्रक हैं। ये 7 मूल मात्रक कौन है? द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। कैंडेला किसकी इकाई है? कैंडेला जो ज्योति तीव्रता का सही मात्रक है। कैंडेला भौतिक मात्रा ज्योति तीव्रता की इकाई है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक होता है कैंडेला। कौन है? कौन यह जो है मूल मात्रक है? कौन एक पूरक मात्रक है? जो कौन वह मात्रक भौतिक मात्रा है जिसका इकाई बिना आयाम की होती है? रेडियन जो है समतल कोण का इकाई होता है। स्टेरेडियन घन कोण का इकाई होता है। स्टेरेडियन घन कोण का इकाई होता है।
घन कोण का ऐसा मात्रक जो होता है यह होता है, घन कोण का ऐसा मात्रक स्टेरेडियन होता है। कोण पूरक मात्रक होता है। रेडियन समतल कोण की इकाई होती है। स्टेरेडियन घन कोण की इकाई होती है। त्वरण की इकाई क्या होती है? त्वरण की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाइन प्रति ग्राम या न्यूटन पर केजी होती है। एसआई प्रणाली में त्वरण का इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन पर केजी होती है। सीजीएस पद्धति में त्वरण की इकाई डाइन बटा ग्राम होती है। जूल किसकी इकाई है? जूल जो है गतिज ऊर्जा, कार्य और स्थितिज ऊर्जा का ऐसे मात्रक है। कार्य की इकाई न्यूटन मीटर या जूल होती है। गतिज ऊर्जा की इकाई जूल होती है। स्थितिज ऊर्जा की इकाई जूल होती है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। किसी वस्तु की गति के कारण ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज या बनावट में परिवर्तन के कारण ऊर्जा को शरीर का स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का इकाई जूल, अर्ग और कैलोरी होता है। ऊर्जा का अरसाई प्रणाली में इकाई जूल होता है ऊर्जा का। अर्ग में सीजीएस प्रणाली में ऊर्जा का इकाई सीजीएस में अर्ग होता है। कैलोरी जो है सीजीएस प्रणाली में ऊर्जा का इकाई थर्मल ऊर्जा के बराबर होता है। एक अर्ग में 10⁻⁷ जूल होता है। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इकाई है। यह इकाई है कार्य का सही मात्रक है। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बराबर बल बराबर होगा द्रव्यमान गुना त्वरण, विस्थापन गुना विस्थापन। केजी मीटर स्क्वायर पर मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इकाई किसका हो जाएगा? यह हो जाएगा ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा का हो जाएगा। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कार्य और किसी भी प्रकार की ऊर्जा की इकाई होती है। ऊष्मा ऊर्जा का एक स्वरूप होता है। न्यूटन मीटर किसकी इकाई है? न्यूटन मीटर जो है यह कार्य और टॉर्क का इकाई है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन न्यूटन मीटर, टॉर्क बराबर बल गुना लंबवत दूरी न्यूटन मीटर। पास्कल, एक पास्कल में कितना होता है? एक पास्कल बराबर होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। पास्कल दबाव की इकाई होती है। दबाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर बराबर केजी मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। दबाव का ऐसे मात्रक निम्नलिखित का मिलान करना है तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर हो जाता है। पृष्ठ तनाव और स्प्रिंग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? न्यूटन पर मीटर होती है। कार्य की इकाई होती है न्यूटन मीटर या जूल होती है। ऊर्जा की इकाई बराबर जूल होती है। ऊर्जा की इकाई जूल होती है। आवृत्ति की इकाई क्या हो जाता है? आवृत्ति का इकाई होता है -s हर्ट्ज होता है। आवृत्ति बराबर दोलन की संख्या प्रति सेकंड होती है। आवृत्ति बराबर 1 बटा समय अवधि होता है। आवृत्ति की इकाई s-1 होता है, हर्ट्ज होता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई प्रतिरोध वह चालक में आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला विरोध है। प्रतिरोध की इकाई बराबर वोल्ट बटा एम्पियर या वोल्ट पर एम्पियर ओम होता है। विभवांतर की इकाई क्या होती है? विभवांतर की इकाई जूल बटा सेकंड होती है। विभवांतर इकाई आवेश की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। इसका ऐसे मतलब जूल पर सेकंड होता है। टेरा बराबर होता है 10⁻12 होता है। गीगा में 10⁻9 होगा। टेरा में 10⁻12 हो जाएगा। पेटा में 10⁻15 और एक्सा में 10⁻18 होता है। हेक्टो में 10⁻2 होता है। हेक्टो में 10⁻2, डेका में 10⁻1, हेक्टो में 10⁻2, मेगा में 10⁻6, किलो में 10⁻3 होता है। डेसी में 10⁻-1, पिको में 10⁻-12, एक्टो में 10⁻-18, फेम्टो में 10⁻-15 होता है। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, जिसका दूरी कितनी होती है? 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, जो 9.5 गुना 10⁻15 मीटर होता है। पारसेक जो है वह दूरी है जिसे एक एयू के बराबर 1 डिग्री कोण बनाती है, जो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर या 3.26 लीप ईयर होता है। एनयू बराबर होती है, एनयू में परमाणु द्रव्यमान इकाई होती है। एक परमाणु द्रव्यमान को एएनयू कहते हैं, बराबर 1.67 इंटू 10⁻27 केजी होगा। एनयू का मान जो है 1.67 इंटू 10⁻27 केजी हो जाएगा। और ग्राम में अगर बोलेंगे तो -24 हो जाएगा और एमजी में बोलेंगे तो -21 हो जाएगा। तनाव का इकाई क्या होता है? तनाव की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तनाव वह पदार्थ होती है पदार्थ के भीतर प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला पुनर्स्थापन बल होता है। तनाव इकाई को विकृति कर सकता है। तनाव की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। विकृति की इकाई क्या होती है? विकृति का इकाई जो है यह रहित इकाई रहित होती है। विकृति एक लंबाई में परिवर्तन का मूल्य लंबाई के अनुपात है। यह इकाई रहित होता है। यह तनाव का प्रभाव एक कैरेट बराबर होते हैं। 1 कैरेट बाय 200 mg होता है। कैरेट द्रव्यमान की इकाई होती है। कैरेट में 200 mg होता है। 1 पाउंड में
453.592 ग्राम होता है। 1 पाउंड में 453.592 ग्राम होता है। पाउंड एक शाही प्रणाली या ब्रिटिश प्रणाली में प्रयुक्त द्रव्यमान की इकाई होती है। समय की सबसे छोटी इकाई को हम लोग सेक कहते हैं। सेक समय की सबसे छोटी इकाई है। सेक बराबर 10⁻8 सेकेंड होता है। सेक का उपयोग परमाणु भौतिक में किया जाता है। कुछ कुछ पदार्थ बहुत कम तापमान पर अपना विद्युत प्रतिरोध पूरी तरह से खो देते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थों को हम लोग सुपर कंडक्टर कहते हैं। कुछ पदार्थ बहुत कम तापमान पर अपना विद्युत प्रतिरोध पूरी तरह से खो देते हैं। ऐसे पदार्थ को सुपर कंडक्टर कहा जाता है। सेमी कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनमें कंडक्टर और नॉन कंडक्टर इंसुलेटर के बीच चालकता होती है। सेमी कंडक्टर शुद्ध तत्व हो सकते हैं जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनियम या कैडमियम सेलेनाइड आदि यौगिक हैं। ये सभी सेमीकंडक्टर हैं। सेमीकंडक्टर में कौन से आते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनिक, कैडमियम सेलेनाइड आदि यौगिक हैं। एक परफेक्ट कंडक्टर या परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर एक आदर्श पदार्थ है जो अत्यंत विद्युत चालकता या समक्ष रूप से शून्य प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है। एक हाइड्रोलिक पदार्थ एक गैर धातु पदार्थ है जिसके उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता प्रतिरोध का एक नकारात्मक तापमान गुणांक और एक उच्च इंसुलेटिंग प्रतिरोध होता है। अनंत विद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थ कहलाते हैं। यह पदार्थ कहलाते हैं कुचालक होते हैं। अनंत विद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थ कुचालक कहलाते हैं। कुचालक के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन कसकर बंधे होते हैं जो आसानी से गति नहीं कर सकते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जो प्रतिरोध एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल विद्युत घटक होता है जो विद्युत प्रतिरोध को सर्किट तत्व के रूप में लागू करते हैं। विद्युत अपघटय वस्तु के तरल पदार्थ में पाए जाने वाले खनिज होते हैं जो विद्युत आवेश ले सकता है। सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है? यह सुपर कंडक्टर की चालकता जो होती है अनंत होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता अनंत होती है। सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध शून्य होता है। सुपर कंडक्टर बहुत कम ताप पर बना होता है। सुपर कंडक्टर के उदाहरण एल्युमिनियम, नियोबियम, मैग्नीशियम, डायबोराइट, कॉपर ऑक्साइड आदि हैं। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। वोल्टमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग 2 बिंदुओं के बीच संभावित अंतर को मापने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर हमेशा समांतर में जुड़ा होता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है जिससे एक सर्किट से नगण्य धारा होती है। ये ठोस पदार्थ जो उच्च तापमान पर लेकिन कम तापमान पर विद्युत का संचालन नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। वे ठोस पदार्थ जो उच्च तापमान पर लेकिन कम तापमान पर विद्युत का संचालन नहीं करते हैं उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। अर्धचालक पदार्थ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधित करता है। अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। फ्यूज तार धातु से बनाया जाता है। यह जो है फ्यूज तार जो है यह कम गलनांक वाला होता है। फ्यूज तार धातु से बना होता है जिसका गलनांक कम और प्रतिरोध अधिक होता है। फ्यूज एक उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट के करंट के ओवरफ्लो के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। फ्यूज करंट मिक्स के हीटिंग प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। फ्यूज टिन और लेड के मिश्रण से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? यह हो जाएगा एल्युमिनियम, नहीं चांदी होगा, चांदी। एक फ्यूज तार को निम्न गुणों के कारण पहचाना जा सकता है। यह है उच्च प्रतिरोधकता और न्यूनतम गलनांक। एक फ्यूज तार को निम्न प्रतिरोधकता और उच्चतम गलनांक के गुणों के कारण पहचाना जा सकता है। फ्यूज सर्किट में करंट में ओवरफ्लो को नियंत्रित करता है। फ्यूज करंट में हीटिंग इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। फ्यूज वायर में टिन 37% और लेड 63% मिश्र धातु से बना होता है। फ्यूज में टिन और लेड मिश्र धातु होते हैं जिसमें टिन 37% और लेड जो होता है 63% होता है। फ्यूज में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका उपयोग नाभिक मानक स्थिति तहत स्थिर वोल्टेज के प्रत्यक्ष प्रवाह के रूप में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका उपयोग मानक स्थिति के तहत स्थिर वोल्टेज के प्रत्यक्ष प्रवाह के स्रोत के रूप में किया जाता है उसे बैटरी कहते हैं। बैटरी एक ऐसा उपकरण है जो अपने सक्रिय पदार्थों में निहित रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीकरण कमी रेडॉक्स प्रतिक्रिया के माध्यम से सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर एक ऐसा युक्ति है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। जनरेटर ईएमआई के सिद्धांत पर कार्य करता है। डिकोडर को चुंबक के पास नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें चुंबक अक्षर को अपनी जगह में धकेल सकती है और खींच सकती है। चुंबकीय कणों के फिर से व्यवस्थित करने में ध्वनि मिट सकती है। पदार्थ में चुंबकत्व का कारण क्या होता है? यह होता है इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार गति होता है। पदार्थ में चुंबकत्व का कारण इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार गति होता है। इलेक्ट्रॉन का उप परमाण्विक कण
उपपरमाणुविक कण किसी भी पदार्थ के अंदर आवेश ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं तो पदार्थ में विद्युत परिवर्तन उत्पन्न होगा, और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पदार्थों में चुंबक की भूमिका निभाते हैं। टेस्ला इकाई होती है चुंबक के फ्लक्स, चुंबकीय प्रेरणा का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है। टेस्ला चुंबक के प्रेरण की इकाई होती है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय पदार्थ या गतिशील वस्तु विद्युत परिवर्तन के आसपास का क्षेत्र है जिसके भीतर चुंबकों का बल कार्य करता है। धारा ले जाने वाले कंडक्टर जिसमें संबंधित होती है चुंबकीय क्षेत्र, धारा ले जाने वाले कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होती है। जिस तरह स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी तरह से धाराएं या गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसे बी द्वारा दर्शाया जाता है। हांस क्रिश्चियन ऑरेस्ट के अवलोकन ने गतिशील परिवर्तन और चुंबकीय क्षेत्र के बीच घनिष्ठ संबंध को प्रदर्शित करने वाली खोज की थी। अर्नेस्ट ने देखा कि एक पैरोएड चुंबक की धारा प्रवाहित करने वाले तार के पास रखने पर विक्षेपित हो जाती है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल किसका उदाहरण होता है? यह होता है गैर संपर्क बल का। चुंबक द्वारा लगाया गया बल गैर संपर्क बल का उदाहरण है। गैर संपर्क बल किसी वस्तु पर किसी अन्य वस्तु द्वारा लगाया गया बल होता है, इसके सीधे संपर्क में नहीं है। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, चुंबकीय बल आदि हैं। संपर्क बल एक ऐसा बल है जो एक दूसरे के संपर्क में आने वाली वस्तुओं द्वारा लगाया जाता है। उदाहरण के लिए घर्षण बल, तनाव बल, सामान्य बल आदि हैं। जब एक बार चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट दी जाती है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति क्या हो जाती है? वही रहती है। एक बार चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट दी जाती है तो प्रत्येक टुकड़े को ध्रुव शक्ति समान रहती है। बार चुंबक की ध्रुव शक्ति क्रॉस सेक्शन क्षेत्र के सीधे समानुपातिक होती है। यदि चुंबक की चुंबकीय कक्ष के लंबवत काटा जाता है तो क्षेत्रफल समान रहता है, तो ध्रुव शक्ति समान होगी। उपकरण को बाहरी चुंबकीय प्रभाव से उसके साथ घेरकर परीक्षित किया जा सकता है। लोहे की ढाल को उपकरण की बाहरी चुंबकीय प्रभाव से उसके साथ घेरकर परीक्षित किया जा सकता है। एम्पियर के नियम का उपयोग इसके करके हम यह एक धातु की ढाल लोहे के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं जो शून्य हो जाता है। इसलिए उपकरण को लोहे की ढाल से घेरकर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से बचाया जा सकता है। गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न करता है कौन? चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैसे ही धाराएं या गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। हंस क्रिश्चियन ऑरेस्ट के अवलोकन ने गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच घनिष्ठ संबंध को प्रदर्शित करते हुए एक खोज किया था। अर्नेस्ट ने देखा कि दूरी पर स्थित चुंबक को धारा प्रभावित तार के पास रखने पर विक्षेपित हो जाती है। प्रतिचुंबक होता है Fe3O4 चुंबक। वह पदार्थ होता है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो अन्य पदार्थ को खींचने या आकर्षित करने वाले बल के लिए उत्तरदायी होता है। Fe3O4 मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से अस्थायी चुंबक चुंबकत्व के किसी भी बाहरी स्रोत के बिना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अस्थायी चुंबक चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जन करने वाली किसी वस्तु के जुड़े रहने या उसके निकट रहने पर चुंबकत्व की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत हटा दिए जाने पर वह विशेषता खो देते हैं। चुंबक के ध्रुव होते हैं, यह ध्रुव अविभाज्य होते हैं। चुंबक के ध्रुव अविभाज्य होते हैं, इसलिए जब चुंबक के दोनों हिस्सों को काट दी जाती है तो परिणामी टुकड़ा दो अलग अलग चुंबक बन जाते हैं, जिसके परिणाम प्रत्येक छोर पर अलग अलग ध्रुव होते हैं। जब चुंबक को लोहे के टुकड़े के पास लाया जाता है तो लोहे के टुकड़े को निकटवर्ती छोर विपरीत ध्रुव प्राप्त करता है और दूर वाला छोर समान ध्रुव प्राप्त करता है। क्षण चुंबक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षण चुंबक के लिए कथन सही है। क्षण चुंबक की वास्तविक लंबाई से छोटा होती है क्षण चुंबक की चुंबकीय लंबाई। वास्तविक लंबाई यह क्षण चुंबक के दो चरम सिरों के बीच की दूरी होती है। चुंबकीय लंबाई यह क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी होती है। चुंबकीय लंबाई हमेशा क्षण चुंबक की वास्तविक लंबाई से कम होती है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है टेस्ला, गॉस, WB पर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र वह प्रभाव है जहां चुंबकत्व उपलब्ध होता है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होता है। टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है, यह सभी होगा। चुंबकीय क्षेत्र वह प्रभाव है जहां चुंबकत्व उपलब्ध है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होता है। टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस होता है।
मानव शरीर में चुंबकीय क्षेत्र ताकत होती है यह 10⁻⁻10 टेस्ला के बराबर होती है। चुंबकीय क्षेत्र वह प्रभाव होता है जहाँ चुंबकत्व उपलब्ध होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होता है। मानव शरीर पर चुंबकीय क्षेत्र 10⁻10 टेस्ला होता है। पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र 10⁻⁵ टेस्ला होता है। 1 टेस्ला बराबर 10⁻4 गॉस के बराबर होता है। क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव के से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है, जबकि क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा दक्षिणी ध्रुव से बंद लूप के उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। चुंबकीय ध्रुव की ताकत होती है यह होती चुंबक के क्रॉस सेक्शन के सीधे समानुपातिक होता है। ध्रुव की ताकत एक चुंबकीय ध्रुव की ताकत पर गणितीय निरूपण करता है। ध्रुव की ताकत की इकाई एम्पीयर मीटर होती है। ध्रुव की ताकत एक अदिश राशि होती है। यदि किसी क्षण चुंबक को चुंबकीय अक्ष के समांतर दो बराबर हिस्सा में काट दिया जाए तो क्या होगा? ध्रुव शक्ति आधी हो जाएगी। ध्रुव की शक्ति का गणितीय निरूपण होता है। चुंबक की ध्रुव शक्ति चुंबक के अनुप्रस्थ काट के सीधे समानुपाती होता है। जब किसी क्षण चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर तो बराबर हिस्सा में काटा जाता है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाता है और परिणामी ध्रुव शक्ति मूल शक्ति की आधी हो जाती है। यदि किसी क्षण चुंबक को चुंबकीय अक्ष के लंबवत काटा जाए तो क्या होगा? क्षण चुंबक के लंबवत काटेंगे तो चुंबक की ध्रुव शक्ति चुंबक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सीधे समानुपाती होती है। जब किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय अक्ष के लंबवत काटा जाता है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान रहता है और परिणामी ध्रुव शक्ति भी समान रहती है। तापमान थर्म की इकाई क्या होती है? थर्म ऊष्मा की इकाई होती है। थर्म ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक स्वरूप है जो उच्च तापमान वाले वस्तुओं से निम्न तापमान वाले वस्तुओं की ओर प्रभावित होती है। एक थर्म बराबर 105 BTU होता है। एक BTU बराबर 1055.06 जूल होता है। एक BTU में ब्रिटिश थर्मल यूनिट ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 पाउंड पानी के तापमान को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। बर्फ को भूसा में पैक किया जा सकता है क्योंकि भूसा ऊष्मा का खराब संवाहक होता है। बर्फ को भूसा में पैक किया जाता है क्योंकि भूसा ऊष्मा का खराब संवाहक होता है। संवाहक वे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा के संचालन को अनुमति देते हैं। तांबा सबसे प्रभावी ऊष्मा का संवाहक होता है। वे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने से होकर गुजरने नहीं देते हैं उसे इंसुलेटर कहते हैं। गर्म पानी की थैलियों में पानी का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। गर्म पानी की थैलियों में पानी का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है। 1 किलोग्राम पदार्थ के तापमान को 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता का सही मात्रक जूल पर केल्विन होता है। कोई पिंड अधिकतम ऊष्मा अवशोषित करता है तो वह हो जाए काला और खुरदरा होगा। कोई पिंड अधिकतम ऊष्मा अवशोषित करता है तो वह काला और खुरदरा होगा। एक काली वस्तु प्रकाश की सभी तरंगें को अवशोषित कर लेती है जो उसे ऊष्मा में परिवर्तित कर देती है। इसलिए वस्तुएं गर्म हो जाती है। एक सफेद वस्तु प्रकाश की सभी तरंगें को परिवर्तित कर देती है, इसलिए प्रकाश ऊष्मा में परिवर्तित नहीं हो पाती और वस्तु का तापमान उल्लेखनीय रूप से नहीं बदलता है। सर्दियों के मौसम में हैंडपंप से निकलने वाली पानी गर्म क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है, इसलिए गर्म होती है। सर्दियों के मौसम में हैंडपंप से निकलने वाली पानी गर्म होती है क्योंकि पृथ्वी के अंदर का तापमान वायुमंडल तापमान से अधिक होता है। गर्मी और ठंडी की परिमाण को तापमान कहा जाता है। थर्मामीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक जलन पैदा करेगा? भाप भाप अधिक जलन पैदा करती है। भाप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और संघनन की गुप्त ऊष्मा के कारण पानी की तुलना से अधिक ऊष्मा ऊर्जा होती है। संघनन में वाष्प तरल में परिवर्तित हो जाती है। वाष्पीकरण में तरल वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। किसी भी दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रभाव की दिशा इस पर निर्भर करती है उनका व्यक्तिगत तापमान पर। किसी दो प्रणालियों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा उसके व्यक्तिगत तापमान पर निर्भर करती है। ऊष्मा ऊर्जा का यह एक रूप है जो हमेशा उच्चतम तापमान वाले वस्तु से निम्न तापमान वाले वस्तु की ओर प्रभावित होती है। ऊष्मा वस्तु के तापमान की ओर बढ़ती या वस्तु की स्थिति को बदल देती है। धातु को चायदानियों के हैंडल लकड़ी के क्यों बने होते हैं? धातु की चायदानियों के हैंडल लकड़ी के क्यों बने होते हैं? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा को खराब संवाहक होता है। धातु की चायदानी के हैंडल लकड़ी के बने होते हैं क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा को गुजरने देते हैं। वे पदार्थ जो ऊष्मा को अपनी ओर से गुजरने नहीं देते उसे कुचालक कहते हैं। ऊष्मा को कुचालक के उदाहरण है कांच, प्लास्टिक,
सिरेमिक, रबड़, लकड़ी, कपड़ा, ऊन, फर्न, कॉर्क आदि हैं। ऊष्मा के सुचालक के उदाहरण कौन है? तांबा, एल्युमिनियम, स्टील, कांस्य, सोना, चांदी, लोहा, हीरा, पीतल, ग्रेफाइट आदि ये सभी सुचालक के उदाहरण हैं। सर्दियों में दो पतली कमीज हमें एक मोटी कमीज की तुलना में अधिक गर्म क्यों रखती है? क्योंकि हवा की परत दो कमीजों के बीच इंसुलेटिंग माध्यम का काम करता है। सर्दियों में दो पतली कमीज हमें एक मोटी कमीज की तुलना में ज्यादा गर्म रख सकती है, क्योंकि दो कमीजों के बीच हवा की परत एक इंसुल इंसुलेटिंग माध्यम के रूप में कार्य करता है। हवा एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि गर्मी बाहर न निकले। फिर भी कमीज के बीच की हवा ऊष्मा को खराब संवाहक है और इससे गर्मी शरीर गर्म रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक है लेकिन विद्युत का खराब संवाहक है? यह है अभ्रक। अभ्रक ऊष्मा का अच्छा चालक है जबकि विद्युत का कुचालक है। अभ्रक में फोनोन के कारण अच्छी तापीय चालकता होती है, लेकिन इसमें विद्युत का अच्छा चालक होने के लिए पर्याप्त मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फोनोन परस्पर क्रिया करने वाले कणों को लोचदार संरचनाओं के लिए कंपन के तरीकों के क्वांटम यांत्रिकी परिणामीकरण में एक उत्तेजित अवस्था होती है। ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान तक अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से संचारित होती है। यह है संवहन गति। ऊष्मा संवहन के अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्न तापमान तक संचरित होती है। संवहन ऊष्मा हस्तांतरण का एक तरीका है जो आम तौर पर तरल और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। समुद्री हवा और स्थलीय हवा अभिसरण के उदाहरण हैं। समुद्री हवा दिन के समय होती है और जबकि भूमि हवा रात के समय होती है। ऊष्मा गति का पहला नियम सामान्यतः किससे संबंधित होता है? यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊष्मा गति का पहला नियम सामान्यतः ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण कहता है कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हस्तांतरित की जा सकती है। एक साइकिल का टायर अचानक फट जाता है क्योंकि यह है रुद्धोष्म प्रक्रिया है। एक साइकिल का टायर अचानक फट जाता है क्योंकि यह रुद्धोष्म प्रक्रिया का दर्शाता है। यह रुद्धोष्म प्रक्रिया का यह ऊष्मा गति का प्रक्रिया है जो सिस्टम और आसपास के बीच गर्मी का द्रव्यमान को स्थानांतरित किए बिना होता है। यह प्रक्रिया जिसके दौरान गैस का तापमान स्थिर रहता है उसे समतापी क्रिया के रूप में जाना जाता है। वह प्रक्रिया जिसके दौरान गैस का दबाव स्थिर रहता है उसे समदाबी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। वह प्रक्रिया जिसके दौरान गैस का आयतन स्थिर रहता है उसे समआतनिक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। एक रेफ्रिजरेटर में एक शीतलन प्रणाली हमेशा होनी चाहिए। यह सबसे ऊपर होनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर में कूलिंग सिस्टम हमेशा ऊपर होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कन्वेक्टर करंट के सिद्धांत पर आधारित होता है कि कूलिंग के कारण हवा सघन हो जाती है और नीचे की ओर चली जाती है। इससे ऊपर आंशिक वैक्यूम बनता है जिसे गर्म हवा से बदल दिया जाता है, जिसे यूनिट द्वारा ठंडा भी किया जाता है। अगर इसे कहीं और रखा जाता है तो यह कम प्रभावी होता है और कूलिंग कम विस्तृत होती है। खाना पकाने के बर्तन के बाहरी हिस्से को आम तौर पर नीचे से काला छोड़ दिया जाता है क्योंकि काला सतह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। खाना पकाने के बर्तन के बाहरी हिस्सों को आमतौर पर नीचे से काला छोड़ दिया जाता है क्योंकि काला सतह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। खाना पकाने के बर्तन को नीचे से काला दिखाया जाता है ताकि वे अधिक ऊष्मा अवशोषित कर सके और जल्दी गर्म हो सके। खाना पकाने के बर्तन को गर्मी के नुकसान को कम कम करने और तांबे तांबे से लंबे समय तक गर्म रखने के लिए अंदर से अत्यधिक पॉलिश की जाती है। तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? यह इसे एसआई में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, गलत है। जबकि तापमान तापमान 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। यह 7 एसआई आधारित राशियों से एक है। तापमान 7 मूलभूत राशियों में से एक है। तापमान का सही मात्रक केल्विन होता है। तापमान किसी पिंड की गर्मी और ठंडक की डिग्री होती है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। परम शून्य और तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। परम शून्य को तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है या जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है। परम शून्य को तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है पर जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है। परम शून्य तापमान वह तापमान है जिस पर गैस का दबाव शून्य हो जाता है। परम शून्य तापमान 0 केल्विन होता है। पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? यह होती है गतिज ऊर्जा के रूप में। पदार्थ के तापमान में परिवर्तित के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित की जाती है। ऊष्मा ऊर्जा से तात्पर्य किसी प्रणाली में निहित ऊर्जा से है जो उसके तापमान के लिए जिम्मेदार होती है। तापमान किसी पिंड
की गर्मी और ठंडक की डिग्री होती है। पानी का अतिरिक्त बिंदु कितना होता है? यह 273.16 केल्विन होता है। पानी का अतिरिक्त बिंदु 0.01 सेंटीग्रेड होता है या 273.16 केल्विन होता है। पानी का अतिरिक्त बिंदु वह तापमान है और दबाव है जिस पर तीन चरण ठोस, तरल और गैस थर्मोडायनामिक संतुलन में सह अस्तित्व में रहते हैं। यह वह तापमान और दाब है जिस पर अवदपातन, संलयन और वाष्पीकरण वक्र मिलते हैं। ठंडे देशों में सर्दियों में झील जम जाती है क्योंकि पानी नीचे रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठंडे देशों में सर्दियों में झील जम जाती है क्योंकि पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर नीचे रहता है। पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह से वैध होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है क्योंकि जब तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो कुछ हाइड्रोजन बंध और अणु पास आ जाते हैं और घनत्व बढ़ जाता है क्योंकि आयतन कम हो जाते हैं। ऊंचाई में वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि कम वायुमंडलीय दबाव के कारण कम वायुमंडलीय दबाव के कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ पानी का क्वथनांक घट जाता है। वायुमंडलीय दबाव में वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक बढ़ता है। वायुमंडलीय दबाव में वृद्धि के साथ पानी का गलनांक घटेगा। ठंडे देशों में अत्यधिक ठंडी की स्थिति में पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि जमने से पानी फैल जाता है। ठंडे देशों में अत्यधिक ठंडी की स्थिति में पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि पानी जमने से फैलती है। जमने पर विस्तार इस तथ्य से होता है कि पानी एक खुले षटकोणीय रूप में क्रिस्टलीय हो जाती है। इस षटकोणीय जाली में तरल अवस्था की तुलना में अधिक स्थान लेती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान होता है जिस पर तरल पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। यदि आप इसे गर्म करते हैं तो यह ठंडा करते हैं तो यह फैल जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक्सरे के बारे में सत्य नहीं है? एक्सरे के बारे में कौन सत्य नहीं है? कम वेधन शक्ति होती है। गलत। एक्सरे उच्च वेधन शक्ति होती है। प्रकाश की गति से यात्रा करती है। एक्सरे जो है प्रकाश की गति से यात्रा करती है। परावर्तित या अपवर्तित ये किया जा सकता है जिसे एक्सरे को परावर्तित या अपवर्तित किया जा सकता है। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर सकता है। एक्सरे निर्माण फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का व्युत्क्रम होता है। जब एक्सरे या गामा किरणें तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ किसी पदार्थ पर बिखरी होती है तो इसे कैम्पटन प्रभाव कहते हैं। निम्न में से कौन कांच में न्यूनतम वेग के से यात्रा करती है? यह है बैगनी प्रकाश। बैगनी प्रकाश कांच में न्यूनतम वेग से यात्रा करती है। लाल रंग कांच में अधिकतम वेग से यात्रा करता है। कांच में प्रकाश का वेग होती है सबसे ज्यादा लाल में उससे कम नारंगी, उससे कम पीला, उससे भी कम हरा, हरा से भी कम नीला, नीला से भी कम बैगनी होता है। एक्सरे तटस्थ कण होता है। एक्सरे एक तटस्थ कण है। एक्सरे दृश्य प्रकाश के समान विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। प्रकाश के विपरीत हालांकि एक्सरे में उच्च ऊर्जा होती है और यह शरीर सहित अधिकांश वस्तुओं से होकर गुजर जाती है। मेडिकल एक्सरे का उपयोग शरीर के अंदर ऊतकों और संरचनाओं की छवि बनाने के लिए किया जाता है। विकिरण एक्सरे के कारण मानव शरीर को होने वाले नुकसान का माप की जाती है। इसे रेडक्स में माप करते हैं। विकिरण एक्सरे के कारण मानव शरीर के होने वाले नुकसान को रेडक्स में मापा जाता है। एक्सरे एयरवेज किस फंक्शन सिंड्रोम को संरक्षण गैस वाष्प या सूचे के उच्च स्तर के संपर्क के बाद अस्थमा की अचानक शुरुआत के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा अवशोषित विकिरण खुराक यानी विकिरण द्वारा मानव ऊतक में जमा ऊर्जा की मात्रा को प्रासंगिक इकाई रेड या एसआई इकाई जीवाई का उपयोग करके ज्ञात किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी का वायुमंडल का गर्म होना जो किसके कारण होता है? यह होता है अवरक्त किरण के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना जो कि अवरक्त किरणों के कारण होता है। ग्रीन हाउस गैस होती है CO2, CH4, N2O, HFCs, SF6, NF आदि होती है। अवरक्त तरंगे हवा के माध्यम से यात्रा करती है और जब ये किसी सतह को छूती है तो आसपास के वायु तापमान के प्रभाव के लिए बिना ऊर्जा निकलती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उसकी बढ़ती तरंगदैर्घ्य के क्रम का व्यवस्था बताइए। सबसे बेसिक किसमें होता है? एक्सरे के बाद होता है दृश्यमान, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनकी बढ़ती तरंगदैर्घ्य के क्रम ये सही है: एक्सरे, श्यान, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। निम्नलिखित में से कौन फोटॉन की कण प्रकृति का समर्थन करती है? यह है फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव है। फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव फोटोन की कण प्रकृति का समर्थन करता है। फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव का घटना है जिसमें प्रकाश ऊर्जा के
किसी धातु का सतह के इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जब प्रकाश टकराता है तो यह दर्शाता है कि प्रकाश के कण सिद्धांत को फोटोन या ऊर्जा पैकेज की एक धारा के रूप में परिभाषित किया गया है। उपग्रह संचार के लिए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? यह है माइक्रोवेव का। उपग्रह संचार के लिए माइक्रोवेव विकिरण का उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव की खोज जगदीश चंद्र बोस ने किया था। वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल सिग्नल, ओवेन, पुलिस रडार आदि में माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है, जिसका खोज जगदीश चंद्र बसु ने किया था। वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल सिग्नल, ओवेन, पुलिस रडार आदि में माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है, जिसका खोज जगदीश चंद्र बसु ने किया था। पराबैंगनी की खोज जोहान रिटर ने किया था। इंफ्रारेड की खोज विलियम हर्शले ने किया था। लंबी दूरी के वायरलेस संचार के लिए आवश्यक तरंग कौन सी होती है? यह तरंग रेडियो तरंग होती है। लंबी दूरी के वायरलेस संचार के लिए रेडियो तरंग की आवश्यकता होती है। रेडियो तरंग की खोज हेनरी हटर्ज ने किया था। रेडियो तरंग का उपयोग एफएम, टीवी, सैटेलाइट सिग्नल, रेडियो, टेलीस्कोप, रडार, वॉकी-टॉकी आदि में किया जाता है। रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण की तुलना में कम ऊर्जा होती है, अवरक्त विकिरण होती है। यूवी विकिरण के अवरक्त विकिरण की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की ऊर्जा जो है गामा किरणें, सबसे ज्यादा गामा किरणें, उससे कम एक्सरे में, एक्सरे से यूवी में, यूवी से भी कम दृश्यमान में, दृश्यमान से भी कम अवरक्त में, अवरक्त से भी कम माइक्रोवेव में और सबसे कम रेडियो तरंग में होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग जल उपचार में किस प्रकार किया जाता है? यह कीटाणुनाशक के रूप में होता है। यूवी किरणें का उपयोग, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें का उपयोग जल उपचार में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। यूवी किरणें का उपयोग रोगाणु को मारने और जालसाजी में किया जाता है। यूवी त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। रडार का उपयोग किस के लिए किया जाता है? रडार का उपयोग जो होता है यह दूर की वस्तु को पता लगाने के लिए। रडार का उपयोग दूर की वस्तु को पता लगाने के लिए किया जाता है। रडार रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन, हेनरी हटर्ज और क्रिश्चियन हुइसमेयर ने किया था। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन, हेनरी हटर्ज और क्रिश्चियन हुइसमेयर ने किया था। रडार रेडियो तरंग का काम करता है। रडार रेडियो तरंग पर काम करता है। रडार इको लोकेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक्सरे का उपयोग किसके लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है? कीमती पत्थर और हीरो के दोष को पता लगाने के लिए। एक्सरे का उपयोग कीमती पत्थर और हीरो में दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक्सरे की खोज डब्ल्यू.सी. रोजेंटन ने किया था। सीटी स्कैन में एक्सरे का उपयोग किया जाता है। रेडियोग्राफी सुरक्षा जांच में एक्सरे का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टल की आणविक संरचना निर्धारित करने के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टल की आणविक संरचना को ज्ञात करने के लिए एक्सरे का प्रयोग होता है। सूर्य के प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? यह भाग है अवरक्त होता है। अवरक्त सौर कुकर को गर्म करता है। फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में खपत होने वाले अधिकांश विद्युत शक्ति अवरक्त प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। विलियम हर्शल द्वारा खोज की गई अवरक्त किरणें हैं। टीवी रिमोट में उपयोग की जाने वाली अवरक्त किरणें गर्मी के लिए जिम्मेदार अवरक्त किरण होती है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाली अवरक्त किरणें हैं। रात्रि फोटोग्राफी और धुंध कोहरे में फोटोग्राफी किसका उपयोग करके संभव होता है? यह जो होता है अवरक्त के विकिरण के लिए होता है। अवरक्त विकिरण का उपयोग करके रात्रि फोटोग्राफी और धुंध और कोहरे में फोटोग्राफी संभव होती है। फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में खपत होने वाले अधिकांश विद्युत शक्ति अवरक्त प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। विलियम हर्शल द्वारा खोजी गई अवरक्त किरण टीवी रिमोट में इस्तेमाल होने वाली अवरक्त किरण ही है। गर्मी के लिए जिम्मेदार किरणें अवरक्त किरण होती है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जाली दस्तावेज का पता लगाने के लिए प्रयोग होता है अल्ट्रासोनिक किरणें का। अल्ट्रावायलेट किरण का प्रयोग होता है। जाली दस्तावेज का पता लगाने के लिए अल्ट्रावायलेट किरण द्वारा लगाया जाता है। जोहान रिटर द्वारा खोजी गई अल्ट्रावायलेट किरण रोगाणुओं को मारने के लिए अल्ट्रावायलेट किरण का उपयोग किया जाता है। टैनिंग का कारण अल्ट्रावायलेट किरण ही होती है। त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार अल्ट्रावायलेट किरण ही होती है। गामा किरणें पैदा कर सकती है या जीन उत्परिवर्तन। गामा किरणें जीन उत्परिवर्तन का कारण बन सकती है। गामा किरणें की ऑक्सीडेटिव क्षति की अपनी क्षमता के कारण एक शक्तिशाली कार्सिनोजन के रूप में अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है। यह डीएनए में कई तरह से घावों का कारण बनती है, जिसमें सिग्नल और डबल स्टैंड ब्रेक डीएनए प्रोटीन क्रॉस लिंक ऑक्सीकृत बेस और एक बेसिक साइल का शामिल होता है। इसमें आयनीकरण विकिरण प्रजनन में आनुवंशिक सामग्री को नुकसान पहुंचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है, वह जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होता है।
नेक्स्ट है प्रकाश। जब जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो सूर्य पीछे रहता है, सूर्य पीछे रहता है और हवा वर्षा की बूंद का सामना करती है। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो सूर्य पीछे रहता है और हम वर्षा की बूंदे का सामना करते हैं। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक प्रकाश की घटना है जो पृथ्वी जो पानी की बूंदों जो पानी की बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और फैलाव के कारण होता है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। द्वितीय इंद्रधनुष हमेशा प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर ही होता है। सफेद सफेद प्रकाश को प्रकाशित होने पर साबुन का बुलबुला रंग दिखता है। यह किसके कारण होता है? यह होता है व्यक्तिकरण के कारण। सफेद प्रकाश से प्रकाशित होने पर साबुन का बुलबुला रंग दिखता है। यह व्यक्तिकरण के कारण होता है। प्रकाश का व्यक्तिकरण कुछ परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करने वाली कई प्रकाश तरंगों की घटना होती है जो तरंग के संयुक्त आयामों को या तो बढ़ने या घटने के लिए बाध्य करती है। व्यक्तिकरण के उदाहरण है पानी पर तैरते तेल की एक फिल्म के परावर्तितकरण, सफेद प्रकाश के साथ साबुन के बुलबुले का व्यक्तिकरण, होलोग्राफी, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, ब्लू मार्फो, बटरफ्लाई, ये सभी व्यक्तिकरण के उदाहरण हैं। हीरे के चमक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल घटना जिम्मेदार होती है? यह होती है TIR, टोटल कुल आंतरिक परावर्तन, या यही होता है। हीरे का चमक के लिए कुल आंतरिक परावर्तन जिम्मेदार होता है। मृत तृष्णा पैदा करने वाली घटना कुल आंतरिक परावर्तन ही होती है। कुल आंतरिक परावर्तन और परावर्तन की घटना होती है। कुल आंतरिक परावर्तन में प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। ऑप्टिकल फाइबर कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। हीरे का चमकना कुल आंतरिक परावर्तन का उदाहरण ही है। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन नहीं है? सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं होता है। सूर्य का लाल दिखना प्रकाश के परिकर्णन के कारण होता है। परिकर्णन के कारण सूर्य का आकाश में ऊंचा दिखना और वास्तविक सूर्योदय से या 2-3 मिनट पहले दिखाई देना अपवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग और दिशा बदल जाती है और यह इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग और दिशा बदल जाती है, यह घटना अपवर्तन कहलाती है। वायुमंडल में मौजूद धूल के कण पर पानी के अणुओं और गैसीय अणुओं द्वारा प्रकाश का सभी दिशा में फैलना प्रकाश का परिकर्णन कहलाता है। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखना, यह कारण क्या होता है? अपवर्तन का कारण है। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देने का कारण अपवर्तन है। अपवर्तन के कारण ऊपर से देखने पर पानी की टंकी धुंधली दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी अन्य माध्यम से प्रवेश करती है तो उसके वेग और दिशा बदल जाती है और इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। लेंस का कार्य करना, तारों का टिमटिमाना और जल्दी सूर्योदय और सूर्यास्त होना अपवर्तन के उदाहरण है। लेंस बना होता है, लेंस जो है फ्लंट ग्लास का बना होता है। लेंस फ्लंट ग्लास से बना होता है। लेंस पारदर्शी कांच का एक टुकड़ा होता है जो अपवर्तन द्वारा अपने से गुजरने पर प्रकाश के किरण को केंद्रित या फैला देती है। लेंस में कम से कम एक वक्र सतह होती है। हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होती है, यह होती है 25 सेंटीमीटर से कम। हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम होती है। हाइपरमेट्रोपिया के सुधार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। हाइपरमेट्रोपिया में आंख के लेंस की फोकस लंबाई बढ़ जाती है। ENT डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हेड मिरर होता है, यह होता है अवतल दर्पण का होता है। ENT डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हैंड मिरर अवतल दर्पण का होता है। अवतल दर्पण केंद्र में दबा हुआ होता है। अवतल दर्पण द्वारा किसी आपतित किरण परावर्तित के बाद अभिसारित होती है और फोकस नामक बिंदु पर मिलती है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, वाहन की हेडलाइट, फ्लैश लाइट, शेविंग मिरर, सोलर कुकर, रिफ्लेक्सिंग टेलीस्कोप में किया जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सक में भी किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटरसाइकिल के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटरसाइकिल के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि यह वस्तु की तुलना में आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब और छोटी प्रतिबिंब बनाता है। वाहन पीछे से आती वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। उत्तल दर्पण केंद्र में उभरा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा अपनी आपतित किरण परावर्तन के बाद अपसारित हो जाती है तथा फोकस नामक एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, जबकि फोकस में मिलती हुई प्रतीत होती है अवतल दर्पण में।
दर्पण के पीछे की सतह को किसकी किसकी पतली परत के रंग दिया जाता है, यह होता है चांदी से। दर्पण के पीछे वाली सतह को चांदी की परत से रंग दिया जाता है। दर्पण के पीछे चांदी का उपयोग कांच की पिछली सतह को रंगने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें उच्च परावर्तक गुण होता है। अवतल लेंस हमेशा एक प्रतिबिंब बनाता है जो आभासी और सीधा होता है। अवतल लेंस में आभासी और सीधा बनता है। अवतल लेंस हमेशा एक प्रतिबिंब बनाता है जो आभासी और सीधा होता है। अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। केंद्र में दबाया हुआ अवतल लेंस होता है। केंद्र में दबाया गया अवतल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष के सुधार में अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। आवर्तित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है, यह अवतल दर्पण का प्रयोग। आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो दर्पण के पीछे आभासी, आवर्धित एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के आभासी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण के केंद्र में दबा हुआ होता है। अवतल दर्पण केंद्र में दबा हुआ होता है। निम्नलिखित में से कौन हमेशा अपने सामने रखी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाएगा? यह उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाएगा सामने रखी वस्तु को। उत्तल दर्पण हमेशा अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण केंद्र में उभरा होता है, जबकि अवतल धंसा होता है। उत्तल दर्पण हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच छोटी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में छोटी प्रतिबिंब बनाता है। जब जब व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा और विशिष्ट दर्पण बनाई गई छवि पैर समान आकार के दिखाई देते हैं, लेकिन सिर और उसका शरीर उसके वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, तो दर्पण कौन सा होगा? उत्तल और समतल हो जाएंगे। जब व्यक्ति व्यक्ति उत्तल समतल दर्पण के सामने खड़ा होता है तो वह विशिष्ट दर्पण द्वारा बनाई गई छवि पैर समान आकार के दिखाई देते हैं, लेकिन सिर और उसका शरीर उसके वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है। उत्तल दर्पण हमेशा अपने सामने रखी वस्तु का छोटा छवि बनाता है। समतल दर्पण हमेशा छोटा समतल दर्पण हमेशा समतल दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और प्रक्षेप रूप से उल्टा बनता है। आंख का बाहरी सफेद भाग जो आंतरिक संरचना की रक्षा करती है उसे कहते हैं स्वक्लेरा कहते हैं। आंख का बाहरी सफेद भाग जो आंतरिक संरचना की रक्षा करता है वह स्वक स्वक्लेरा कहलाता है। आइरिस प्रकाश के लिए एक शटर का काम करती है। उद्घा उद उद्घाटन आइरिस की सही मात्रा में प्रकाश देने के लिए समायोजित किया जाता है। रेटिना पर 1/16 सेकंड के लिए वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेत्रदान में कोर्निया को दान और प्रत्यारोपित किया जाता है। नेत्रदान में कोर्निया को वर्धन व्यक्ति जिसमें अंतर नहीं कर सकता है वह किस रंग को नहीं देख पाता है? लाल और हरा को। वर्धमान व्यक्ति लाल और हरे रंग के अंतर को नहीं कर सकता है। रंग दृष्टि दोष, रंग अंधापन वह है जो आप अधिकांश लोगों की तुलना में रोगों की अलग तरह से देखते हैं और रंगों को अलग बताने में कठिनाई होती है। वर्धनता दुनिया की सबसे आम आनुवंशिक स्थिति में से एक है। एक आदमी 10 मीटर से आगे साफ नहीं देख सकता। यह किस बीमारी से पीड़ित है? वह बीमारी होगा निकट दृष्टि। 10 मीटर से आगे साफ नहीं देख सकता है। 10 मीटर के आगे साफ नहीं देख पाएगा तो वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। एक आदमी 10 मीटर के आगे साफ नहीं देख सकता है तो यह निकट दृष्टि से पीड़ित होगा। निकट दृष्टि में पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। निकट दृष्टि में नेत्र लेंस की फोकस लंबाई कम हो जाती है। निकट दृष्टि में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए दूर बिंदु अनंत से कम हो जाता है। दूर दृष्टि दोष को किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग। दूर दृष्टि को उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम होती है। हाइपरमेट्रोपिया में सुधार के लिए 25 सेंटीमीटर से कम है। हाइपरमेट्रोपिया सुधार करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। हाइपरमेट्रोपिया में आंख के लेंस की फोकस लंबाई बढ़ जाती है। नंगी आंख से सूर्य ग्रहण देखना खतरनाक है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे रेटिना को जला देती है। नंगी आंख से सूर्य ग्रहण को देखना खतरनाक होता है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण हमारी रेटिना को जला देती है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजर जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की परछाई चंद्रमा को ढक लेती है। उल्लू पूर्ण अंधेरे में सबसे स्पष्ट रूप से देख सकता है क्योंकि उसकी बड़ी आंखें होती है जिसमें छड़ें आगे की ओर होती है जिससे उसे दूरबीन दृष्टि मिलता है।
उल्लू पूर्ण अंधेरे में सबसे निकट स्पष्ट रूप से देख सकता है क्योंकि उसकी बड़ी आंखें होती है जिसमें छड़ें आगे की ओर होती है जिससे वह दूरबीन दृष्टि मिलता है। उल्लू की पुतलियां बहुत चौड़ी हो जाती है ताकि जितना संभव हो सके उतना प्रकाश आंख के पीछे पीछे प्रकाश संवेदनशील रेटिना पर पड़ सके। चैप्टर द एंड।